हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन फॉर टेस्टिंग। ब्लड कलेक्शन फॉर टेस्टिंग, ब्लड कलेक्शन फॉर टेस्टिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कलेक्शन फॉर टेस्टिंग, ब्लड कलेक्शन फॉर टेस्टिंग। ब्लड का टेस्ट कैसे किया जाता है? जो रक्त का टेस्ट यानी परीक्षण कैसे किया जाता है, रक्त का टेस्ट कैसे किया जाता है, ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड टेस्ट कई प्रकार के होते हैं। खून का नमूना लेना, ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट करना, ब्लड के टेस्ट करना। ब्लड का टेस्ट अलग अलग से किया जाता है। वेन से सैंपल लेके किया जाता है, आर्टरी से सैंपल लेके किया जाता है, या कैपिलरी से सैंपल लेके ब्लड का टेस्ट किया जाता है। जो खून आता है, रक्त आता है, उसका टेस्ट किया जाता है। उसमें सीबीसी करते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं। उसमें आरबीसी देखा जाता है, डब्ल्यूबीसी देखा जाता है, प्लेटलेट देखा जाता है, एचबी देखा जाता है कौन सा है, ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं ब्लड से। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट होते हैं, एलएफटी, आरएफटी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सैंपल कैसे लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ब्लड टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कलेक्शन फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए सबसे मोस्ट कॉमन कलेक्शन है ब्लड टेस्ट। क्या है? ब्लड टेस्ट जो है मोस्ट कॉमन टेस्ट है। देर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड पैरामीटर्स एंड वैल्यूज। तो तीन टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड सैंपल, तीन टाइप के ब्लड सैंपल होते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड पैरामीटर्स, ब्लड के पैरामीटर मापने के लिए और ब्लड की वैल्यू मापने के लिए तीन टाइप के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। तीन टाइप के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड के पैरामीटर मापने के लिए और वैल्यू का पता लगाने के लिए तीन टाइप से सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप है वो है वेनस ब्लड सैंपल। वेन का जो ब्लड होता है वो लिया जाता है। जो वेन से ब्लड निकाला जाता है वो होता है वेनस ब्लड सैंपल। जो ऊपर की वेन दिखाई देती है, सीरा दिखाई देती है, उससे सैंपल निकाला जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है, वो वेनस सैंपल होता है। वेनस ब्लड इज कलेक्टेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। वेनस ब्लड कहाँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली कलेक्ट किया जाता है? एग्जाम्पल इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट टेस्ट। ईएसआर के लिए, ईएसआर का जो टेस्ट करते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट, वेनस ब्लड कलेक्ट करते हैं। वेन का जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमन साइड है सब में, बच्चों में, बड़ों में और अडल्ट में, और सब में जो टेस्ट करते हैं वो ज़्यादा मोस्टली जो है वेन से ब्लड निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है, उसके द्वारा हमें पता लगाया जाता है। उसके बाद में आर्टेरियल ब्लड्स, जो एबीजी होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज। एबीजी जो शुद्ध आर्टरी का जो ब्लड होता है उसका ब्लड निकाल के उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो वो किया जाता है एबीजी टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैसेज, जिसमें ब्लड का पीएच वगैरह पता लगाते हैं। ब्लड का पीएच, ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, O2 कितनी है, CO2 कितनी है, NaCO3 सोडा बाइकार्बोनेट कितना है, और शुद्ध ब्लड में पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, ये भी पता लगा सकते हैं। तो मेन जो होता है वो पीएच वगैरह देखते हैं, जैसे एबीजी का टेस्ट करते हैं। उसके बाद में कैपिलरी ब्लड्स का भी टेस्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द ब्लड गैसेस। तो यही मैं बता रहा था, ब्लड गैसेस का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में है कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड से ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, यानी जो ये फिंगर पे टिप लगा के यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकाल के ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं। और कौन सा है, जो थोड़े अमाउंट में ब्लड की जरूरत होती है, बहुत ही कम ड्रॉप से जो टेस्ट किए जा सकते हैं उनसे ये टेस्ट किए जा सकते हैं। तो उसमें ब्लड ग्लूकोज वगैरह जो आते हैं। लेबोरेटरी एनालिसिस, उसके बाद में है लेबोरेटरी एनालिसिस। तो ऑल ब्लड क्या क्या एनालिसिस करते हैं? ऑल ब्लड का टेस्ट होते हैं बायोकेमिकल ब्लड टेस्टिंग। ऑल ब्लड बायोकेमिकल ब्लड टेस्टिंग, इसके अंदर ऑल ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स, HB, इसमें सारे टेस्ट का पता लगा सकते हैं, ऑल ब्लड के टेस्ट का। प्लाज्मा कितना है, क्या है, प्लाज्मा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, जो भी ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है, BT टाइम, क्लोटिंग टाइम, PT टाइम, PTINR टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब क्लोटिंग फैक्टर का भी हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में सीरम, सीरम में हेपेटाइटिस वगैरह पता लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस B, A, HIV, हेपेटाइटिस C, ये सारे जो हेपेटाइटिस C सीरम के टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और भी बहुत टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद में है एंटीप्लेटलेट्स एजेंट, एंटीप्लेटलेट इफ नेसेसरी टू प्रिवेंट द hemostasis आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड्स, एंटीकोगुलेंट्स आर यूज। तो एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स जो होते हैं इफ नेसेसरी, अगर ज़्यादा ज़रूरत है, टू प्रिवेंट हीमोस्टेटिस आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कलेक्शन के बाद में क्या होता है, तो प्रिवेंट द हेमोस्टेटिस, अगर ब्लीडिंग हो गई तो उसको कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के बाद में, तो एंटीकोगुलेंट आर यूज, एंटीकोगुलेंट जो होती है तो ब्लड रक्त का थक्का जमा देती है, उसका यूज किया जाता है। अगर किसी की ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। द ब्लड वॉल्यूम मस्ट बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, ब्लड का वॉल्यूम क्या है, एक्यूरेटली डिटरमाइन ब्लड टेस्ट से होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट का सटीक जानकारी जो मिलती है, एक्यूरेटली जो जानकारी मिलती है वो इससे मिलती है ब्लड टेस्ट। ए लार्ज ब्लड वॉल्यूम देन इट इज डिटरमाइंड वुड कॉज द सस्पेक्टेड हेमोस्टेटिस, तो जो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है, अधिक मात्रा में हेमोस्टेसिस का कारण बनेगी, तो ये अधिक मात्रा में ब्लड हेमोस्टेसिस का कारण बन सकती है। इफ द sample contain more anticoagulant agent than it is required would be cause the hemolysis due to the failure of osmotic conditions। और सैंपल क्या है, सैंपल कंटेनर अगर मोर एंटीकोगुलेंट है, ज़्यादा एंटीकोगुलेंट है एजेंट देन रिक्वायर्ड वुड बी कॉज हेमोलाइसिस, तो हेमोलाइसिस की जरूरत पड़ेगी ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑस्मेटिक कंडीशन के कारण ये होता है। द वैक्यूम सिस्टम टेस्ट ट्यूब contain antiplatelet agent described quantity already supplied by the manufacturers। तो एक वैक्यूम सिस्टम टेस्ट ट्यूब आता है, ठीक है, वैक्यूम सिस्टम टेस्ट ट्यूब आता है, तो वो क्या करता है कि एप्लीलेटर एजेंट जो होते हैं, जो एंटीप्लेटलेट्स एजेंट हैं, द डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑलरेडी द सप्लाइड द मैन्युफैक्चर को पहले से ये क्वांटिटी डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इंक्लूड्स 3-8 सॉल्यूशन सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट की एक आती है वाइल, ब्लू कलर की वाइल आती है जो क्या खून को पतला रखती है, तो उसके अंदर आता है 3.8 सॉल्यूशन सोडियम सिट्रेट इन द 1:10 के रेशियो में, कितने के रेशियो में रहता है, 1:10 के रेशियो में रहता है। इट यूज टू एग्जामाइन इथोसाइट सेडिमेंशन रेट और ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स टेस्ट, जो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर होते हैं पीटी वगैरह, उनके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, PTINR वगैरह के टेस्ट के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद में और जो आता है वो हेपेरिन की आती है जो खून को पतला रखती है, हेपेरिन सीरीज भी आती है और वाइल भी आती है जिसमें अंदर हेपेरिन रहता है जो ब्लड को पतला रखता है, एंटीकोगुलेंट। सोडियम पोटेशियम साल्ट ये भी होता है। बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट, अब है बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट। बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट एनालाइसिस प्लाज्मा एंड सीरम आर स्टैंडर्ड ब्लड एग्जामिनेशन। द एनालिसिस डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ फैट्स, शुगर्स, फैट की वैल्यू, शुगर की वैल्यू, प्रोटीन की वैल्यू, मिनरल्स की वैल्यू और नाइट्रोजन कंपाउंड, बाइल्स, पिगमेंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन,
इन सब का वैल्यू पता चलती है। ठीक है, उसके बाद में एसिड बेस बैलेंस, इससे एसिड बेस बैलेंस का भी पता लगता है, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस टेस्ट, इसमें पीएच कितना है, पीएच ज़्यादा है कि कम हो गया, पीएच कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो असेसमेंट ऑफ ब्लड गैसेस अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। तो एबीजी का जो टेस्ट किया जाता है उससे, एबीजी का जो टेस्ट किया जाता है उसमें एसिडोसिस वगैरह का पता लगाया जाता है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ, कितना कलेक्शन करते हैं वो देखते हैं। कैपिलरी ब्लड इनटू 2 हेपरनाइज कैपिलरी ट्यूब्स, जो कैपिलरी से ब्लड लेते हैं, कैपिलरी इनटू द हेपरनाइज कैपिलरी ट्यूब्स जो होती है उसमें लेते हैं। उसके बाद में आर्टेरियल ब्लड 1 ml, नेटिव ब्लड आल्सो हेपरनाइज सीरीज, जो सीरीज होती है वो भी हेपरनाइज सीरीज होनी चाहिए। 1 ml ब्लड लेते हैं, 1 ml ब्लड वो भी हेपरनाइज सीरीज के अंदर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद द क्रस्ट आइस, इसको जो ट्रांसपोर्ट है इसको लेबोरेटरी में भेजना होता है, तो कैसे भेजनी है, लेब में भेजने के लिए उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन होनी चाहिए, क्रस्ट आइस होनी चाहिए, आइस होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक पैरामीटर्स क्या कहता है, इसके एबीजी का पीएच पता लगाता है, ब्लड का पीएच कितना है, ब्लड का पीएच जो नॉर्मल 7.35 से 7.45 ये नॉर्मल होता है, उसका पीएच पता लगाने के लिए। O2 PO2 का पता लगाता है एबीजी, CO2 का पता लगाता है, SCO3 सोडा बाइकार्ब और SO2 का पता लगाता है। तो नॉर्मल O2 वगैरह होती है वो 90 से 100 होती है, और जो CO2 होती है वो 35 से 45 के करीब होती है, और ये SCO3 होता है वो 21 से 26 तक होता है, लगभग इतना होता है, वो टेस्ट वैल्यू में पता चल जाता है। उसके बाद में है हीमेटोलॉजी टेस्ट। हीमेटोलॉजी टेस्ट जो होता है, हीमेटोलॉजी क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट आर कैरी आउट विद द फॉर्म ऑफ द बेसिस हीमेटोलॉजी टेस्ट द वेनस, आर्टरियल्स, कैपिलरी ब्लड एंड स्पेसिमेन हेमेटोलॉजी टेस्ट, बोन मेरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल हेमेटोलॉजी टेस्ट होते हैं वो बोन मेरो से होते हैं, स्प्लीन से होते हैं और लिम्फ नोड से होते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है इसके, तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है व्हेन द कलेक्टिंग ब्लड द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। जो ब्लड कलेक्ट करते हैं तो जो फॉलोइंग कंडीशन है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम इंजरी अकुमुलेशंस, यानी इंजरी कम से कम होनी चाहिए, अकुमुलेशन ऑफ ब्लड वो भी कम होना चाहिए। द एक्सेप्ट रेशियो इज द रीएजेंट ब्लड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब्स, फास्ट ट्रांसपोर्ट्स। ये क्या है, टेस्ट जो टेस्ट की ट्यूब होती है, कंटेनर होता है, वो एकदम साफ सुथरा स्टराइल होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए, और जो भेजने की है वो भी फास्ट होना चाहिए, जल्दी सैंपल लेके जल्दी से पहुंचाना चाहिए जिससे करेक्ट रीडिंग आ सके। ये चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में नो मोर देन 30 ml, 30 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ब्लड इज कलेक्टिंग वंस, एक बार में 30 ml से ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। द कलेक्शन इज यूजिंग द इंडेंट कैथेटर्स बिकॉज द पॉसिबल टू कंटामिनेशन ऑफ टिश्यू कंपाउंड्स। तो कलेक्शन बाय द इंडेंट कैथेटर्स। अब है नेक्स्ट इम्यूनोहेमेटोलॉजी एग्जामिनेशन। इम्यूनोहेमेटोलॉजी टेस्टिंग रिक्वायर्ड टू कलेक्ट 2 to 5 ml नेटिव वेनस ब्लड। इसमें कम कितने ब्लड की जरूरत पड़ती है, 2 से 5 ml वेनस ब्लड की जरूरत पड़ती है, वेनस ब्लड होना चाहिए कम से कम इम्यूनोहेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए। ब्लड ग्रुप्स, अब ब्लड ग्रुप्स का भी टेस्ट ब्लड से किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का टेस्ट है, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स
कौन सा है, ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ है, ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप यूजिंग द एबीओ टेस्ट। एबीओ को टेस्ट करके हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। आरएच फैक्टर यानी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद में एंटीबॉडीज, नेचुरल, इन्नेट, एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए, एंटी A2, एंटी एच, रिक्वायर्ड इम्यूनो एट द फर्स्ट हैव बी करेक्टर दे IgM एंड IgG। इनका जो एंटीबॉडीज का टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। कंपाउंडेबिलिटी, तो लार्ज क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंपाउंडेबिलिटी बिटवीन द सैंपल फ्रॉम द डोनर रिसिप्ट, तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स, जो ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी कंपाउंडेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सही है कि नहीं है, उसके अंदर ब्लड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखते हैं। उसके बाद में ब्लड काउंट देखते हैं। इम्यूनो हेमाटोलॉजी टेस्टिंग रिक्वायर्ड द ब्लड कलेक्शन 2 ml नेटिव वेनस ब्लड, यानी जिसमें कम से कम 2 ml ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड इज कलेक्टिंग यूजिंग द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एंड द एंटीकोगुलेंट एजेंट कंटेनिंग K2 EDTA। ये EDTA की जो वायल होती है उसके अंदर ये जो सैंपल है वो लिया जाता है। EDTA की जो वायल होती है उसके अंदर ये सैंपल लिया जाता है। EDTA वायल होती है उसके अंदर सैंपल लिया जाता है। उसके बाद में BC 2 ml ब्लड लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स के लिए, ठीक है, RBC के लिए, हीमोग्लोबिन्स, उसके अंदर HB चेक होता है, हीमोग्लोबिन्स, हिमोटोक्रिट चेक होता है, मीन वॉल्यूम इरिथ्रोसाइट्स चेक होता है, MCV, मीन वेट HB इन वंस इरिथ्रोसाइट्स, MCH चेक होता है, MCH। ये सब CBC में टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है उसमें टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में HB कितना है और HB कंसंट्रेशन इन इरिथ्रोसाइट्स, तो MCHC, ल्यूकोसाइट्स WBC, डिफरेंट CBC, प्लेटलेट्स, इसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं वो भी पता लग जाता है, प्लेटलेट काउंट कितने हैं उसका भी पता लग जाता है। BC स्मॉल, ये तो हो गया BC लार्ज। BC स्मॉल्स में 2 ml ब्लड लगता है। इन सेम इज BC विदाउट प्लेटलेट, इसके अंदर विदाउट प्लेटलेट सेम ऐसा होता है, BC जैसा ही होता है, लेकिन प्लेटलेट वगैरह टेस्ट नहीं होते, डिफरेंट BC प्लस डिफरेंट द डिफरेंशियल्स। 2 ml ब्लड लेते हैं इसमें सिर्फ ल्यूकोसाइट्स डिफरेंशियल होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का टेस्ट होता है। तो देखिए ये है जैसे इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC के लिए सैंपल लगता है 2 ml सैंपल लगता है, हीमोग्लोबिन्स भी हो जाता है, हिमेटोक्रोट भी हो जाता है और ल्यूकोसाइट्स भी हो जाता है। इनकी नॉर्मल रेंज मैंने एक दूसरी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कितना HB होता है, कितना हिमेटोक्रिट होता है, कितना होता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, वे वहां पे देख लेंगे। कोगुलेशन फैक्टर, अब देखते हैं कोगुलेशन फैक्टर क्या है। तो टोटल 3 to 5 ml वेनस ब्लड मस्ट बी कलेक्ट इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, कम से कम कितना लेते हैं 3.5 ml से वेनस ब्लड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, 0.5 ml टू सोडियम सिट्रेट, इसके अंदर जो रहता है 0.5 ml सोडियम सिट्रेट रहता है, उसके अंदर 4.5 ml ब्लड लेते हैं। तो ये उसमें मार्क रहता है, जो ट्यूब रहती है वहां पे ऐसे मार्क रहता है, उसके अंदर ब्लड डाल लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम सिट्रेट रहता है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, जिसके कारण इसे PTINR वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के टेस्ट किए जाते हैं, PTINR INR वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। देखो प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स टेस्ट, ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, PT या INR टेस्ट किया जाता है, INR। ब्लड सोडियम सिट्रेट 4.5 ml नेटिव लेते हैं। इसके अंदर इंडिकेट एक्सटर्नल प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चेक ट्रीटमेंट द और एंटीडोनम और विटामिन के, इसकी जो एंटीडोट होती है वो विटामिन के है। विटामिन के क्या करती है, ब्लड को क्लोट करती है, ठीक है। उसके बाद में थ्रोम्बिन टाइम्स, इसके लिए भी सेम सैंपल लगता है, फाइब्रोजन, ये टेस्ट भी होते हैं। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट ESR ब्लड टेस्ट है, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट।
इसके अंदर 1.6 ml ब्लड, वेनस ब्लड लेते हैं। कितना लेते हैं? 1.6 ml। इससे ESR हो सकता है, वेनस ब्लड मस्ट बी कलेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंशन रेट विद द एड ऑफ 0.4 ml सोडियम सिट्रिकम। इसमें क्या होता है? 0.4 ml सोडियम सिट्रिकम मिलता है। सोडियम सिट्रिकम 0.4 ml सोडियम सिट्रिकम, 1.6 ml नेटिव ब्लड, इसमें अंदर ब्लड लेते हैं ESR टेस्ट करने के लिए। ESR जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर 1.6 ml ब्लड लेते हैं और उसके अंदर 0.4 ml सोडियम सिट्रिकम होता है। ठीक है, उसमें फिर टेस्ट करते हैं मेल एंड फीमेल, और मेल के अंदर 10 से 20 और 5 से 10। ठीक है, स्लाइडली इंक्रीज, अगर 20 से ज़्यादा आ जाए, 50 से ज़्यादा आ जाए, स्लाइडली हाई, और ये स्ट्रांगली हाई, और ये मोर देन 90 स्ट्रांगली इंक्रीज, अंडर 3 डिक्रीज। अगर 3 से कम आए तो कम में माना जाता है। तो इस तरह से ये इसका ESR का पता लगाया जाता है। ESR की जो नॉर्मल रेंज वगैरह है वो पता लगाया सकती है मेल एंड फीमेल्स के अंदर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। ठीक है, if the doctor prescribe the blood collect to be sent the more test recommended to take sample in the following order। अगर ज़्यादा टेस्ट लेना है तो recommend the following order: acid base balance, minerograms, erythrocyte sedimentation and hemostatic parameters. Some laboratory particularly may be different with slight variance due to the laboratory stimulants। तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट के लिए साथ में बोल सकता है, तो एक साथ में सैंपल ले सकते हो। एसिड बेस बैलेंस के लिए जैसे ABG के लिए टेस्ट करना है तो RT-BLAST लेना है, मिनरल्स को लेना है, इरिथ्रोसाइट में सेंटेंस हेमेटो पैरामीटर से लेना है, तो सम लेबोरेटरी टेस्ट। मेथड ऑफ कलेक्शन, ब्लड का कलेक्शन कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। ब्लड फॉर द बायोकेमिकल, hematological and other test is collected several way from the collection of the example open close system decide based on the condition of the workplace according to the patient ability। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए ये देखो, ब्लड टेस्ट करने के लिए ये चीज़ें हैं, क्या क्या सैंपल लेने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, एडिसिव टेप है। ठीक है, ये वाइल्स वगैरह हैं सैंपल लेने के लिए, निडल्स हैं और ट्यूनिकेट्स हैं, किडनी ट्रे है, पंचर प्रूफ जिसमें निडल वगैरह डालने से, स्प्रिड है। ठीक है, और ये वो कॉटन स्वाब्स वगैरह होंगे शायद, ये हैं। तो ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होने चाहिए सैंपल लेने के लिए, इक्विपमेंट होने चाहिए सैंपल लेने के लिए, ये वाले सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन। वैक्यूम क्लोज सैंपलिंग सिस्टम, वैक्यूम क्लोज सैंपलिंग सिस्टम के लिए वो होना चाहिए प्रोटेक्टिव ग्लव्स, उसमें जो दिखाया था मैंने ऊपर, वैक्यूम क्लोज सैंपलिंग सिस्टम। तो प्रोटेक्टिव ग्लव्स होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स लेने चाहिए, प्रोटेक्टिव पैड्स होने चाहिए, स्टाइल गोज स्वाब्स होने चाहिए जो डायग्राम में दिखाया था, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, स्मार्ट बैंडेज एंड ट्यूनिकेट होना चाहिए, बैंडेज वगैरह ट्यूनिकेट होने चाहिए, किडनी बाउल्स होने चाहिए जिसमें हम वो वेस्ट डालते हैं, प्लास्टर टेप्स होनी चाहिए, वेस्ट बिन होना चाहिए जिसके अंदर कचरा वगैरह डालने के लिए, लेबल प्लास्टिक ट्यूब्स वगैरह होनी चाहिए जिसके ऊपर नाम वगैरह लिखा रहता है, पेशेंट का नाम, पेशेंट नेम, एज, बेड नंबर, वार्ड नंबर और या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये चीज़ें आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। सैंपल कंटेनर के ऊपर, किसके ऊपर लिखना है? सैंपल कंटेनर जो कंटेनर होता है उसके ऊपर लिखना है, नाम वगैरह ये सब चीज़ें लिखनी है, पेशेंट का नाम वगैरह ये सब चीज़ें उसके ऊपर लिखनी है। ठीक है, The listed of basic aids set the prepare each blood collection before will not be detailed in the remaining part of the exit textbook. This collection method is required
द यूज ऑफ ए क्लोज ट्यूब सिस्टम। इस सिस्टम में क्लोज ट्यूब सिस्टम की रिक्वायर्ड पड़ती है। क्लोज ट्यूब सिस्टम जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें जरूरत पड़ती है। दिस प्रोसीजर इज एलिमिनेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स ब्लड्स। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर एलिमिनेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट ब्लड। इसमें डायरेक्ट पेशेंट का ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो द स्पेसिफिक एड्स द प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ ए वैक्यूम सिस्टम। जो वैक्यूम सिस्टम होता है, आज वो सीरीज आती है जो आजकल मोस्ट कम यूज होती है, लेबोरेटरी वाले यूज करते हैं। जैसे ही आप नीडल चुबाओगे तो वैक्यूम सिस्टम वाले वो अपने आप ब्लड खींच लेगी जितना चाहिए उतना, तो उसमें वैक्यूम सिस्टम रहता है। दे आर सेफ ड्यूरिंग द स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, और वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सेफ रहती है। जैसे ही आप नीडल चुबाओगे और उसके पीछे जो वैक्यूम वाली ट्यूब डालोगे तो वो अपने आप ब्लड को स्टोर कर लेगी। अलाउ टू इजी हैंडलिंग व्हेन डायरेक्टिंग लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ द ब्लड्स, इंश्योर अटैक्ट वॉल्यूम सैम्पलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द conditions of the pre-analysis phase, increase the accuracy of the measures results and prevents deformations, the hemolysis, better separation plasma from the serum using the filters। इसके अंदर जो वैक्यूम वगैरह लगे रहते हैं, फिल्टर रहते हैं, वो बहुत इजी रहता है ले जाने में, स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, प्री एनालिटिक रहता है, इंक्रीज द एक्यूरेसी वगैरह सही आती है, उसमें गलती वगैरह नहीं होती, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्लिनिकली यूज ऑफ कलेक्शन सिस्टम सच एज वेक्नर acute as monovate and others। blood collection using the open systems। तो blood collection द ओपन सिस्टम कैसे करते हैं, वो तो हो गया वैक्यूम वाला जो मैंने बताया था, उसके अंदर वो वैक्यूम वाली रहती है जिसके अंदर सैंपलिंग अपने आप चला जाता है, एक्यूरेट वगैरह आती है, वो अलग ट्यूबिंग रहती है। अगर ओपन सिस्टम वाले ब्लड कलेक्शन करना है तो वो इस तरह का रहता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द ओपन सिस्टम, दिस इज द कलेक्शन मेथड इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोजेबल सैम्पलिंग एड्स। डिस्पोजेबल सैम्पलिंग एड्स रहते हैं, नीडल रहती है, सीरीज रहती है, नीडल अलग रहती है, सीरीज अलग रहती है, और ए हिमोलेसेंट रहता है। ब्लड सैम्पलिंग इज a blood vessels directly into the test tubes, glass, plastics, vials, heparinized microtubes, ये वगैरह रहती है, हेपेनाइज माइक्रोट्यूब्स वगैरह। देखो ये सीरिंज है, अलग अलग टाइप की नीडल्स हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, किडनी ट्रे है, स्प्लिट स्वाब्स वगैरह हैं, ये नीडल प्रूफ वाला है, एडिसिव टेप है, लेंसेट हो गया, ग्लव्स है। तो ये कुछ रहते हैं जिसके अंदर ओपन वाला सिस्टम है, वो वैक्यूम वाला नहीं है। इसमें अपन को सैंपल नीडल क्या है, स्प्लिट स्वाब से एरिया क्लीन करना पड़ेगा, ट्यूनिकेट बांधना पड़ेगा, फिर नीडल स्ट्राइल तरीके से नीडल सिरिंज को ओपन करने पड़ेगा, फिर नीडल लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वेन के अंदर इंसर्ट करके ब्लड खींचना पड़ेगा। उसमें जैसे खींचने की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम प्रेशर से अपने आप ब्लड आ जाता है, लेकिन इसमें खींचने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे ब्लड आ जाएगा, वो सैंपल फिर ट्यूब में डालेंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो ये सैंपल का मेथड होता है इसमें। द बेसिक set of the aids is complete with disposable syringe as a adequate size collect the desirable amount of the blood। इसमें क्या है, सिरिंज की जो है वो सिरिंज वो होनी चाहिए, एक कलेक्शन ऑफ डिजायर अमाउंट, कितना अमाउंट में आपको ब्लड लेना है, कितनी अमाउंट में आपको क्या करना ब्लड लेना, उतनी अमाउंट की सिरिंज होनी चाहिए। जैसे जो आपको 5 ml ब्लड लेना, आप 2 ml की सिरिंज लेंगे तो कैसे आएगा, तो आपको 5 ml की सिरिंज लेनी है, 10 ml की सिरिंज लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड लेना है, उसके अकॉर्डिंग सिरिंज का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में दो डिस्पोजेबल नीडल्स विद बी येलो एंड पिंक कॉन्स, डायमीटर 19-20 एडल्ट फॉर द सिमिलर डायमीटर ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वो अलग अलग नीडल का यूज करना है जिसमें वो डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चों के लिए छोटी नीडल का यूज होता है, बड़ों के लिए बड़ी नीडल्स का यूज होता है, तो वो अलग अलग डायमीटर की नीडल का यूज करके आपको ब्लड का सैंपल लेना है। कम से कम 2 नीडल होनी चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ द नर्स ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन, तो नर्स का क्या रोल है ब्लड कलेक्शन के दौरान, ब्लड कलेक्शन के दौरान नर्स का क्या रोल है, तो वो देखते हैं। तो वेरीफाई द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को वेरीफाई करना है कि वही पेशेंट है जिसका आप ब्लड सैंपल ले रहे हो। वेरीफाई करना, नाम पूछना है, एड्रेस, ठीक है, नाम पूछना है, हैंड बेड पे नाम वगैरह देखना है, वार्ड नंबर देखना है, बेड नंबर देखना है, सब कुछ देखना है। वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी विद द लेवल ऑफ द मेथड पेशेंट विज केपेबल इन
इनकेपेबल ऑफ द कोऑपरेटिंग, केपेबल है कि इनकेपेबल है, मतलब कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, वो भी चीज़ देखनी है आपको। पेशेंट आपके साथ में कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, अनकॉन्शियस तो नहीं है पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट तो नहीं है, मतलब पागल वागली हरकत करता है, या फिर वो डर रहा तो नहीं है ज़्यादा, तो वो सैंपल लेने नहीं देगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है, साइकेट्रिक पेशेंट हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, ठीक है। तो ये पेशेंट हो सकते हैं, ये आपको पता लगाना है। और वेरिफिकेशन इज बाय द आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट, जो ब्रासलेट हाथ पे नाम बांधा रहता है, जो पेशेंट आता है तो उसके हाथ पे ब्रासलेट बांध देते हैं, उसके उधर पेशेंट का नाम लिख देते हैं, जिसके कारण वो आइडेंटिफिकेशन और पता लग जाता है। जैसे क्या कभी कभी अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, वो नाम नहीं बता पाएगा, तो उससे आपको नाम देख के पता लग जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है, साइकेट्रिक पेशेंट तो नहीं है, तो क्योंकि वो सैंपल नहीं ले देगा। साइकेट्रिक जो पेशेंट है, पागल जो पेशेंट होते हैं, वो थोड़े से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो सैंपल लेने नहीं देंगे उसको। फिर पकड़ने के लिए कोई 1-2 पर्सन चाहिए, या बच्चा है तो वो डर जाएगा, रोने लग जाएगा, तो उसको भी पकड़ने के लिए पर्सन चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में चेक द एबिलिटी ऑफ ऑल एड्स रिक्वायर्ड टू कलेक्शंस, तो जो भी आपको एड्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सारे इक्विपमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, तभी तो आप सैंपल ले पाओगे, ठीक है। और पेशेंट द एक्सप्लेन, अगर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट अगर स्टेबल है, समझदार है, अडल्ट है, तो उसको आपको प्रोसीजर जो है, आपको सैंपल लेने वाला प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ताकि उसे आसानी से समझ में आ जाए। डिटरमाइन वेदर द रिक्वायर्ड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस प्रायर टू बी ब्लड कलेक्शन वेयर द रेस्पेक्टेड, तो डिटरमाइन वेदर द रिक्वायर्ड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जो डाइट वगैरह है जिसके कारण ब्लड की जो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए उस पर रिस्ट्रिक्ट लगा देनी है, वो रोक देना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसे स्मोकिंग के लिए मना कर देना है। तो ऐसी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, दारू पी रहा है या कुछ ऐसी डाइट है जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम जो वैल्यू है ऊपर नीचे हो सकती है, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। उसके बाद में चेक द डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर के ऑर्डर चेक करने हैं, कौन सा सैंपल लेना है उसके अकॉर्डिंग बोलना है। विच एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो डॉक्टर के ऑर्डर चेक करने हैं, कौन सा ब्लड टेस्ट लिखा है इसमें, जैसे डॉक्टर ने सीबीसी लिखा है, या फिर एबीजी लिखा है, या फिर पीटीआईएनआर लिखा है, या फिर डेंगू का टेस्ट लिखा है, या फिर मलेरिया का टेस्ट लिखा है, या फिर बीटी टाइम लिखा है, या फिर सीटी टाइम लिखा है, कौन सा टेस्ट लिखता है डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सैंपल लेना पड़ेगा, कौन सी वाइल में लेना है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। चेक द आइडेंटिफिकेशन डाटा, टेस्ट ट्यूब्स, क्वालिटी ऑफ द नीडल्स एंड सीरिंज टेस्ट ट्यूब्स प्रायर सैम्पलिंग, सी द अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एड्स कलेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल। तो आपको हमेशा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वगैरह देखना है, और जो इक्विपमेंट है वो सही से फंक्शन है कि नहीं है, वो चीज़ें देखनी है आपको। सीरिंज सही है, नीडल सही है, ट्यूब्स सही है, इसी ट्यूब में डालना है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता। कभी कभी ये होता है कि सीबीसी का सैंपल, कभी नहीं, सीबीसी का सैंपल जो है वो हमेशा ईडीटी वायल में जाता है, मतलब जो पर्पल कलर की वायल होती है उस वायल में जाता है। रेड वायल में जो है वो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के सैंपल जाते हैं, और जो ब्लू कलर की वायल है उसके अंदर पीटीएनआर के सैंपल जाते हैं, ग्रीन के अंदर अलग जाते हैं, ग्रे कलर में आरबीएस वगैरह के सैंपल जाते हैं, एबीजी के अंदर हेपेनाइज जो है सीरिंज होनी चाहिए उसके अंदर जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा सैंपल जाएगा, और अगर नहीं पता तो लेबोरेटरी वालों से कांटेक्ट करके पता करके उसी में सैंपल भेजना होता है, तभी वो रीडिंग सही आती है। तो ये चीज़ें सारी आपके पास में होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका सैंपल सही होगा। ये नर्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद में एंटर ए रिकॉर्ड इनटू द मेडिकल डॉक्यूमेंट, और ये जो सैंपल लिया है उसका रिकॉर्ड करना है, मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखना है कि ये सैंपल भेजा है, कितने बजे भेजा है, इसका वापस। एक्सप्लेन द कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर टू द पेशेंट, वो जो मैंने बताया था, कभी भी सैंपल लेने से पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आपका ये सैंपल ले रहे हैं, इसके टेस्ट के लिए ले रहे हैं, ताकि पेशेंट आपके साथ में कोऑपरेट कर सके। बच्चा वगैरह है तो उसके फैमिली रिलेटिव को समझा देंगे, साइकेट्रिक पेशेंट है तो भी उसके रिलेटिव को समझा देंगे, ताकि वो सैंपल लेने में आसानी हो, कोऑपरेट कर सके, ठीक है। इंश्योर द प्रॉपर आर्म्स पोजिशंस, कभी भी सैंपल लेने के लिए आर्म्स की पोजीशंस वगैरह है, अगर यहाँ से सैंपल लेना है तो आर्म की पोजीशन वगैरह सेम होनी चाहिए, कहाँ से जहाँ से सैंपल लेना है वो पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आउट रीच द सपोर्ट एंड नॉट फ्लेक्स द एल्बो
बेड रिडन पेशेंट, जो बेड रिडन पेशेंट वगैरह होते हैं वो कभी कभी फ्लेक्स वगैरह नहीं कर पाते, तो उनका सैंपल दूसरी जगह से भी ले सकते हैं। द नर्स इज इंश्योर द करेक्ट पोजीशन टू प्रिवेंट द फ्लेक्शन एल्बो, पेशेंट शुड बी नॉट बी अवेक जस्ट बिफोर द ब्लड कलेक्शन, शुड नॉट बी विद च्यू ड्रिंकिंग कलेक्शन। ये ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट हमेशा ब्लड सैंपल के समय कॉन्शियस यानी जागा हुआ रहना चाहिए, सोता हुआ जो पेशेंट रहता है यानी नींद में जो पेशेंट है उसको अगर आप सैंपल लेंगे तो वो फिर चिल्लाने लग जाएगा, एकदम से नीडल चुभेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पेशेंट जागे हुए रहना चाहिए, एकदम कॉन्शियस रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद में कोई खाते हुए का सैंपल ना ले कि खाना खा रहा है सैंपल दे दो, ये भी ध्यान में रखना है। या फिर सो रहा है खा रहा है और कोई चबा रहा है कोई चीज़, तो उस टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एस्पिरेट वगैरह भी कर सकता है। इंक्वायरी इफ द पेशेंट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, दे डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी इंजरी, आर्म्स इंसर्जन इन्फ्यूजन्स, देयर इज इंडिकेट टू कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग आफ्टर कलेक्शन। तो पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट के कोई ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, एंटीकोगुलेंट कुछ चलने तो नहीं रहा है, हेपेरिन वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, खून पतला हो सकता है, आपने सैंपल लिया वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्लड हो सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई कॉम्प्लिकेशन तो वगैरह नहीं है, ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। असेस द कंडीशन ऑफ द वेन द रन पैरेलल ऑफ द आर्टरीज, द वेन आर विजिबल अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन। तो वेन वगैरह जो अच्छे से दिखनी चाहिए तभी ब्लड सैंपल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। हैव ए लाइट ब्लू कलर्स ऑफ द स्मूथ वेन्स फील विद द ब्लड्स आर विजिबल, कैन बी पाल्पेट एंड सराउंड द टिश्यू। और वेन जगह ब्लड से फील होनी चाहिए और आज आसानी से पाल्पेट होनी चाहिए, तभी ब्लड सैंपल आसानी से निकलेगा। दीज आर मोर रेडिकली available, so are chosen the injection site more often. When protruding above the surrounding tissue is the injection site have tendency is where needle tips. The vessels bleeding more, injected too frequently blood sample, they are damaged, so is be possible they are not used. अगर जल्दी से जल्दी छुपाने की कोशिश करेंगे बार बार मर्फिकली, तो वहाँ से क्या है ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो वहाँ से सैंपल भी सही नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से वेन विजिबल हो जाए, तो वहाँ पे आपको नीडल इंसर्ट करनी है और नीडल इंसर्ट करके सीधा ब्लड कलेक्ट कर लेना है। ऐसे नहीं है कि आपको विजिबल नहीं हो रही है और आप बार बार में इधर उधर प्रिक कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिक कर दिए, ब्लड कलेक्शन हो गया और वहाँ से आप खींच के मुश्किल से निकाल रहे हैं, तो वो सैंपल सही नहीं आएगा और उसकी रीडिंग सही नहीं होगी। तो वो भी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में palpate the potential injection sites, choose the fair and the blood vessels so that on the subsequent report of the sampling vessels can be inject the higher point which was not damaged previous puncture, most common injection sites। कोई भी इंजेक्शन साइट वगैरह ऐसे भी सैंपल नहीं लेना है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया हुआ है, वहाँ पे भी आप सैंपल ले रहे हो तो वो चीज़ें भी रीडिंग सही नहीं आएगी। जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए उस साइड से सैंपल लेना चाहिए, तभी वो रीडिंग सही आएगी, ये भी ध्यान रखना। एडल्ट के अंदर क्यूबेडियल रीजन में ज़्यादातर सैंपल लेते हैं, एम मेडिना क्यूबेटा, मेडिना सेफेलिका और मेडिना ब्रासिलिका। द फोर आर्म जो क्यूबेडियल रीजन है वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, फोर आर्म से सैंपल ले सकते हैं, फोर आर्म से सैंपल ले सकते हैं। ये है, ये वेन्स की जगह है। उसके बाद में द इंजेक्शन साइड मस्ट बी क्लियर, हेमाटोमा, स्वेलिंग्स, इन्फ्लामेशन, बर्न्स, वेनस कैथेटर्स, ब्रासलेट एडिशनल ईटीसी। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हेमाटोमा वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो साइड इन चीज़ों से क्लियर होना चाहिए। इन्फेंट्स के अंदर, टोडलर्स के अंदर द सेफेलिक वेन जो है वो इम्पोर्टेंट है, फ्रंटलाइज वेन से ले सकते हैं, टेम्पोरल सफरेंस वेन से ले सकते हैं। यंग्स के अंदर, यंग चिल्ड्रन के अंदर वेन ऑफ मीडियल क्यूबिटी एंड द फोर आर्म वेन्स सेफेलिका और ब्रेसिका, मेडिना, ये वेन्स हैं, इनसे ब्लड ले सकते हैं।
adult with the prominent veins, the blood can be collected without retraction of the tunicates. If the tunicate is attached to increase the venous filling visibility of the blood vessels, it is placed at least 5 cm above the injection sites. तो हमेशा जो अडल्ट वगैरह हैं उनके टूनिकेट बांध के अगर सैंपल लेंगे तो इजी से सैंपल आ जाएगा, और 5 सेंटीमीटर अबव टूनिकेट बांधते हैं, जैसे यहाँ पे टूनिकेट बांध देंगे तो यहाँ से वेन अच्छे से विजिबल हो जाएगी, सैंपल अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो टूनिकेट वगैरह बांध के सैंपल ले लेना चाहिए। बाकी अडल्ट वगैरह में ऐसे भी मिल जाता है सैंपल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टूनिकेट इज वार्प अराउंड द आर्म, क्रॉस द फ्री एंड्स एंड लूप द विथ फ्री एंड रेडी टू द रिलीज। आराम से दूर बांधना चाहिए 5 सेंटीमीटर अबव, और आराम से रिलीज कर सके ऐसे बांधना चाहिए। द पेशेंट इज आस्क्ड टू सपोर्ट फील द वेन्स बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर फिस्ट। First repeated instructions of the open and close first to recall the pumping the arms of the appropriate। तो बांधने के बाद में किसी के अगर ब्लड नहीं है तो हाथ को ओपन और क्लोज करके भी आप पंप करके भी वेन को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको आसानी से ब्लड सैंपल मिल सके। ठीक है, तो द पेशेंट इज एडवाइज टू नॉट फ्लेक्स द एल्बो, द नर्स शुड बी अटेंड द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द टूनिकेट्स। तो द नर्स इज दैट बी कंस्ट्रक्ट नेसेसरी द टाइम ऑफ द क्लेंस। The first, insert the needle into the vein and draw. Change the contraction of the some blood's parameters can be achieved. The quickly traps of the fingernails. The middle finger is vessels at the bottom point. Patient preparation. The patient sits on the chair or the relaxed position during the blood collection with the supported आर्म विद द। पेशेंट की जो प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, पेशेंट कैसे होना चाहिए, आराम से चेयर पे बैठा हुआ रहना चाहिए। तो पेशेंट विद सिट ऑन द चेयर्स, यानी चेयर पे बैठा रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन के टाइम। विच द सपोर्टेड विद विच द प्लेस एल्बो हार्ट लेवल पे उसका जो एल्बो होना चाहिए। सम पेशेंट में बी नॉट लाइक लुक देयर ऑन blood and adds particularly needle syringe, therefore they advise to look away from the injection। तो कुछ पेशेंट जो है अपने ये साइड को नहीं देख पाते थे तो वो चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो उनको बोलो कि पेशेंट को दूसरी साइड में देख ले, आराम से सैंपल ले लेंगे, तो घबरा जाते हैं। देयर पोजीशन इज ऑफ द पेशेंट विद ब्लड कलेक्शन इज आल्सो सेमी सिटिंग। सेमी सिटिंग पोजीशन में भी ब्लड ले सकते हैं, मतलब आधी सोई हुई कंडीशन में, आधी बैठी हुई कंडीशन में। इज देयर चेयर लाइन डाउन डिपेंडिंग ऑन देयर करंट मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से सैंपल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।